नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से मेघालय की उमियम फ्लाईओवर यानी शिलोंग बाईपास होते हुए सिलचर तक मेरा बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। इनके अलावा आज इस गुवाहाटी सिलचर रूट से जुड़ी बहुत बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं गुवाहाटी ISBT में हूँ। वैसे आज मैं नागालैंड की मुकोकचुंग जाने के मकसद से दोपहर के करीब 12 बजे गुवाहाटी पहुँच गया, लेकिन नागालैंड का ILP नहीं बना पाने के कारण मैं आज सिलचर जा रहा हूँ। तो ये है वो बस जिसके माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूँ। इस बस का नाम है आरहंस, जो इस गुवाहाटी सिलचर रूट का काफी पुराना ऑपरेटर है और ये एक अशोक लेलैंड की BS4 चेसिस पर मेरे ख्याल से पंजाब में स्थित जनता कोच इंडस्ट्रीज ने इस बस का बॉडी बनाया। तो ये है इस बस का केबिन और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा जहां सुटलेज का 2x1 पुशबैक सीट है, जो कवर के साथ काफी अच्छा लग रहा है। और इस बस में करीब 35 सीट है और ये एक नॉन AC बस है और ये है इस बस में मेरा आज का सिंगल सीट। चलिए अब देखते हैं इस बस के अंदर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। इस बस की सीट में हैंडल, वाटर बोतल होल्डर, लेग रेस्ट, खिड़कियों में पर्दे, ऊपर की ओर लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस और यहाँ पर कुछ चार्जिंग पॉइंट भी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी है, जिससे बस की बॉडी खराब रास्ते में घिसने का चांस कम हो जाता है। और 2x1 सीटिंग अरेंजमेंट के साथ काफी अच्छा क्वालिटी का सीट भी है, बस फैन की कमी है। गर्मी की मौसम है, फैन रहने से अच्छा होता और सीट में लेग स्पेस थोड़ा कम लग रहा है। फिलहाल इस रूट की बसों को पैसेंजर मिलना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ ब्रॉडगेज रेल लाइन चालू होने के बाद से ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। शायद इसीलिए इस रूट की काफी पुराना ऑपरेटर जैसे कि रायन, जगन्नाथ और कैपिटल की बस फिलहाल इस रूट पर नहीं चल रही है। खैर, बहुत हो गया बातचीत, चलिए अब इस सफर को शुरू करते हैं। गुवाहाटी ISBT से रात के करीब 8 बजे हमारी बस धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकल रही है और आज का ये जर्नी में साल 2025 की मई महीने की लास्ट में कर रहा हूँ। वैसे रेड बस ऐप के मुताबिक इस बस का सिलचर पहुंचने का टाइम कल सुबह 5 बजे है, लेकिन फिलहाल रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं होने की वजह से कल कितने बजे हम सिलचर पहुंचेंगे ये अब नहीं बता सकते हैं। अगर रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया तो कल नहीं परसों भी हम सिलचर पहुंच सकते हैं। खैर, चलिए देखते हैं आगे रोड का कंडीशन कैसा है और हम कब सिलचर पहुँचते हैं। गुवाहाटी ISBT से हमारी बस ने बहुत कम पैसेंजर लेकर निकली है। आगे बेलतोला और खानापारा से कुछ पिकअप है, तो वहां से इस बस में कुछ और पैसेंजर चढ़ेगा और आज इस गुवाहाटी सिलचर रूट की सबसे लास्ट बस यही है, यानी इस आरहंस बस के बाद आज गुवाहाटी से सिलचर जाने वाले कोई और बस नहीं है। इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूँ। तो अब हम खानापारा में पहुंचे हैं। अब हम जोरापाट में पहुंचे हैं। यहाँ से ये स्ट्रेट रूट नौगांव की तरफ गई है और फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके शिलोंग की ओर जा रहे हैं। वैसे उस स्ट्रेट रोड से होते हुए भी हाफलोंग होके सिलचर जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा गुवाहाटी टू आइजोल पार्ट 1 वाला बस जर्नी वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा आइजोल जाने के वक्त हाफलोंग होके उसी रोड से होते हुए हम गए थे। गुवाहाटी से मेघालय होके सिलचर की इस रूट के मुकाबले गुवाहाटी से हाफलोंग होके सिलचर की उस रूट में करीब 100 किलोमीटर दूरी ज्यादा है। जब मेघालय होके रोड का कंडीशन ज्यादा खराब होता है या लैंडस्लाइड वगैरह के लिए बंद हो जाता है, तब इस रूट की गाड़ियां हाफलोंग होके चलती है। वैसे अभी भी हाफलोंग होके गाड़ियां चल रही है। हाफलोंग होके भी रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, जो मैं आप लोगों को आइजोल जाने के वक्त दिखाया था। मेघालय में प्रवेश करने के बाद बर्निहाट की एक चेक गेट में हमारी बस की यात्रियों की ID वगैरह चेक किया। अब हमें यहाँ पर एक टूल गेट मिला। अब यहाँ से हमने कुछ नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदा। रात के टाइम कैबिन में बैठकर ऐसे सफर करने के वक्त जब आगे से आने वाले गाड़ियों का लाइट मेरा आंख में पड़ता है, तब कुछ सेकंड के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
खास करके जब मेरा नींद आता है तब ज्यादा दिक्कत होता है। मेरे ख्याल से अब हम नोंगपो में पहुंचे हैं। अंधेरा के कारण जगह को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। इस तरफ छोटी छोटी दुकानों में कई तरह की फल और अचार वगैरह लोग बेच रहे हैं। इनके अलावा इस तरफ काचा सुपारी के साथ पान पैकेटिंग बहुत चलता है, जिसको यहाँ का स्थानीय भाषा में कुआई बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारी गाड़ी 2 मिनट के लिए रुका क्योंकि कुछ पैसेंजर को पेशाब करना है। जब ये 4 लेन रोड नहीं था तब मेरा याद है गुवाहाटी से शिलोंग के बीच काफी सारे मेघालय और असम की सरकारी बस चलता था। तब इन बसों को सीधा असम ट्रांसपोर्ट और मेघालय ट्रांसपोर्ट करके बोलते हुए सुनने को मिलता था। वैसे अभी भी इस गुवाहाटी शिलोंग रूट पर एमटीसी की काफी सारे फोर्स की ट्रैवलर चल रही है, लेकिन तब बड़े बड़े बस चलता था। तब शिलोंग से आते वक्त शायद नोंगपो के आसपास कहीं लेफ्ट साइड की एक बड़ा बिल्डिंग में लंच के लिए बसें रुकता था, जहां आसपास काफी सारे अचार वगैरह की दुकान था। और तब रास्ता छोटा होने के कारण फिलहाल के मुकाबले ट्रैवल टाइम ज्यादा लगता था। अब हमें उमियम फ्लाईओवर मिला, जिसको शिलोंग बाईपास भी कहा जाता है। यहाँ से राइट की ओर शिलोंग शहर के तरफ एक रोड गई है और फिलहाल हम स्ट्रेट मोरिंगकेनिंग की ओर जा रहे हैं। यहाँ से शिलोंग शहर करीब 20 किलोमीटर दूर है। आगे ये टूरिस्ट बस है जो मेरे ख्याल से कोलकाता की तरफ से आया होगा। जब ये बाईपास रोड नहीं था या चालू नहीं हुआ था, तब जब इस रूट के सारे सुपर शिलोंग शहर होते हुए चलता था, तब ज्यादातर रात के वक्त ही शिलोंग शहर को सारे सुपर पार करता था। मुझे याद है तब शिलचर के तरफ से आते वक्त रात के 2 से 4 बजे के बीच लगभग सारे सुपर एक के बाद एक शिलोंग शहर को पार करता था और शिलचर की तरफ से आके शिलोंग प्रवेश करने के वक्त ढलान ज्यादा मिलता था, यानी पहाड़ी रास्ते से होते हुए गाड़ियां नीचे की ओर उतरता था। नीचे की ओर उतरने की वजह से गाड़ियों में ब्रेक ज्यादा लगाना पड़ता था, जिससे शायद ब्रेक शू से एक आवाज निकलता था। तब अगर मेरा नींद लग भी जाता था, ये ब्रेक की आवाज मुझे जगा देता था और मैं खिड़की की शीशा को बिना खोले शिलोंग का नजारा देखते देखते जाता था। खिड़की की शीशा इसलिए मैं नहीं खोलता था क्योंकि शिलोंग में प्रवेश करने के पहले से ठंड लगना शुरू होता था और बड़ा पानी के तरफ आने के बाद फिर से धीरे धीरे गर्म लगना शुरू होता था। रात के टाइम शिलोंग में एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ों की घरों में जलते हुए लाइट और एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ों पे धीरे धीरे चलते हुए गाड़ियों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। अब हमें यहाँ पर एक और टूल गेट मिला। अब हमें यहाँ एक और बाईपास मिला। यहाँ से राइट की ओर शिलोंग शहर के तरफ एक रोड गई है और हम यहाँ से लेफ्ट लेके अपने गंतव्य के ओर जा रहे हैं। इस बाईपास से उमियम फ्लाईओवर के बीच की रोड को शिलोंग बाईपास रोड कहा जाता है। अब हम मोरिंगकेनिंग में पहुंचे हैं। गुवाहाटी से निकलने के वक्त बहुत गर्मी लगा था, लेकिन उमियम फ्लाईओवर को पार करने के बाद से थोड़ा ठंड लग रहा है। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 12 और मोरिंगकेनिंग की इस पिंकी ढाबा में हमारी बस डिनर के लिए रुका। काफी रात हो चुका है और भूख भी लगा है, इसलिए मैंने यहाँ तुरंत रोटी ऑर्डर किया। बहुत दिन के बाद यहाँ टोकन सिस्टम देखने को मिला। टोकन सिस्टम के बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा, पहले खाना खा लेता हूँ। तो ये है मेरा आज रात का खाना। दिस इज ड्राई फिश चटनी, दिस इज तड़का, सलाद and 3 piece roti. Okay.
खाना का टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, पर हाँ खाया जा सकता है। तो करीब 30 मिनट में डिनर करके फिर से हम धीरे धीरे निकल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और मैंने अभी रोटी इसलिए खाया ताकि मुझे जल्दी नींद ना आए और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। चलिए अब होटल की टोकन सिस्टम के बारे में जानते हैं। टोकन सिस्टम का मतलब पहले क्या खाना है उसी हिसाब से होटल की कैश काउंटर में पैसा देके टोकन लेके जहां खाना परोसा जाता है वहां कुर्सी पे बैठना है और अपने सामने टेबल में उस टोकन को रखना है। उसके बाद होटल की स्टाफ आके टोकन लेके उसी टोकन के हिसाब से खाना परोसेगा। घुमा फिरा के पहले पैसा उसके बाद खाना। ये टोकन सिस्टम होटल में जब एक साथ ज्यादा कस्टमर होता है तब ज्यादा काम आता है, क्योंकि टोकन सिस्टम करने से होटल के स्टाफ टोकन के हिसाब से कस्टमर को खाना देता है। इससे होटल में ज्यादा कस्टमर होने से भी होटल वालों को हर कस्टमर से खाना का बिल मिलने का चांस रहता है। और अब तक हमें खराब रोड नहीं मिला। मेरे ख्याल से क्लेरियट को क्रॉस करने के बाद खराब रोड मिलना शुरू होगा। ये क्लेरियट प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। मेरे ख्याल से एक के बाद एक ये दोनों बस मणिपुर से आ रहा होगा। मेरे ख्याल से अब हम उमुलोंग में पहुंचे हैं। अब हमें यहाँ पर एक और टूल गेट मिला। यहाँ पर रोड का कंडीशन काफी खराब है। इस तरफ सीमा की सीटर और शायद स्लीपर कम सीटर दो बस एक साथ डिनर के लिए रुका है। और इस तरफ लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स होटल एंड रेस्टोरेंट और होटल हिल व्यू एंड रेस्टोरेंट है, जो शायद काफी रात हो जाने की वजह से बंद हो चुका है। शेरावाली बस से गुवाहाटी अगरतला रूट को कवर करने के वक्त इस होटल हिल व्यू एंड रेस्टोरेंट में हमारी बस रुका था। अब हम लडरम्बाई में पहुंचे हैं, जिसको शॉर्ट में कुछ लोग लाटुम्बाई भी बोलते हैं। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 2:30 और यहाँ क्लेरियट पुलिस स्टेशन के पास हम जाम में रुके हैं। आगे शायद रास्ते में काम चल रहा है और यहाँ पर हमारी पीछे सीमा बास भी खड़ा है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 4:30 और हम अभी भी यहीं खड़े हैं जहाँ कल रात 2:30 बजे हम रुके थे। हमें अभी भी यहाँ से जाने नहीं दिया। रात को थोड़ा बारिश हुआ, इसलिए अब काफी ठंड लग रहा है। दो घंटे के ऊपर यहाँ रुकने के बाद अब सुबह के करीब 5 बजे हमें जाने दिया। जाम में अटक के हम थोड़ा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन इसी बीच मुझे थोड़ा सोने का मौका मिला और अब से आप लोगों को दिन का नज़ारा दिखाने को मिलेगा। शेरावाली अगरतला से आ रहा है। और ये है नेटवर्क बस जो मेरे ख्याल से आइजोल से आ रही है। जाम के लिए काफी सुपर लेट चल रही है।
कुछ देर बाद हमें रुकना पड़ रहा है और अभी भी हम क्लेरियट में ही हैं। तो इस तरफ रास्ते में काम चल रहा है। चलिए अब इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें कर लेते हैं। गुवाहाटी से सिलचर तक आज इस बस का किराया मेरा 600 रुपया पड़ा। किराया थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है और काउंटर के अलावा रेड बस ऐप के मदद से भी आप लोग इस बस का सीट बुक कर सकते हैं। रेड बस ऐप के मुताबिक फिलहाल ये बस गुवाहाटी ISBT से रात के 8 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 5 बजे सिलचर पहुंचती है और सिलचर से रात के 7 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 6:30 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। फिलहाल ये बस गुवाहाटी और सिलचर से चलती तो है अपने निर्धारित टाइम पे, लेकिन रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं होने की वजह से अपने मंजिल पर टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। और फिलहाल इस गुवाहाटी सिलचर रूट पर इस आरहंस टूर्स एंड ट्रैवल्स की मेरे ख्याल से 2 बस चल रही है। रोज इनकी एक बस गुवाहाटी से चलती है और एक बस सिलचर से चलती है। अगर कभी कोई टेक्निकल इशू या पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से उनका बस नहीं चलती है वो अलग बात है। यहाँ पर एक सीमा बस खड़ा है जो शायद गुवाहाटी से सिलचर की ओर जा रही है। और फिलहाल इस गुवाहाटी सिलचर रूट पर इस आरहंस बस के अलावा दीप, ब्लू हिल नेटवर्क, सीमा और AR ट्रैवल्स की बस चलती है। सुनने को मिला इस तरफ काफी सारे सीमेंट फैक्ट्री है, जिनमें से इस तरफ आने से स्टार सीमेंट का नाम ज्यादा सुनने को मिलता है। सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो इस तरफ आसानी से मिलता होगा। इनमें से ज्यादातर त्रिपाल से अच्छे से ढका हुआ ट्रक के अंदर सीमेंट होगा। अब हम फिर से जाम में रुके हैं। यहाँ की पास ही एक दुकान से चाय लाकर पी रहा हूँ। जाम हमें कुछ देर बाद इसलिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते की एक साइड बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से कुछ देर सिलचर की तरफ से आने वाले गाड़ियों को खड़ा करके गुवाहाटी की तरफ से आने वाले गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। उसके बाद फिर से कुछ देर गुवाहाटी की तरफ से आने वाले गाड़ियों को खड़ा करके सिलचर की तरफ से आने वाले गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। तो अब हम लुमशिनोंग में पहुंचे हैं। राइट साइड में खड़ा ये सीमा बस शायद खराब हुआ है। इस तरफ शेयर कैब के रूप में बहुत टाटा सुमो चलती है। अब हमें यहाँ पर एक और टूल गेट मिला, लेकिन ये टूल गेट चालू नहीं है। देखिए ये टाटा सुमो किस तरह आ रही है। मेरे ख्याल से आइजोल से पूरी रात चल के आ रही है ये गाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत की ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में ये टाटा सुमो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।
क्योंकि ये गाड़ी ऐसे पहाड़ी रास्ते पर आसानी से चलने के लिए सक्षम है। देखिए इस तरफ कैसे कोहरा पड़ा है। पहले तो मैं सोचा ये धुआं है, लेकिन ड्राइवर दादा ने बोला कि ये कोहरा है। सुबह सुबह जंगली क्षेत्र से होते हुए जाते जाते बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम उस जाम में नहीं फंसते तो मेरे ख्याल से ये पहाड़ी क्षेत्र सोनापुर की ब्रिज, टनल और मंदिर वगैरह हम रात को ही पार कर लेता, जिससे आप लोगों को ये सब दिन की तरह देखने को नहीं मिलता। सोनापुर की ये ब्रिज और आगे एक टनल है, ये दोनों इस रूट का महत्वपूर्ण ब्रिज और टनल है। तो ये है वो टनल जिसकी बात मैं कर रहा था। इस टनल और उस ब्रिज की इम्पोर्टेंस के बारे में इस रूट से होते हुए यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर पता होगा। इस टनल के पास हर साल बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड होता है। कभी कभी लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर बहुत लंबे समय तक गाड़ियों को लाइन में रहना पड़ता है। टनल को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर मिला। आज से करीब 15 साल पहले जब मैं समर वेकेशन के टाइम इस रास्ते से होते हुए अपने नाना के घर जाता था, तब इस रास्ते का कंडीशन इससे भी खराब था और तब इस रूट से होते हुए चलने वाले लगभग सारे नाइट सुपर एक साथ इस पहाड़ी क्षेत्र को पार करता था और तब पूजा और रिलेशन सुपर भी चलता था। पूजा सुपर की ये फोटो मैंने ही धर्मनगर ISBT में साल 2015 के आसपास खींचा था और तब बदरपुर की तरफ से गुवाहाटी के तरफ जाने के वक्त ज्यादातर गाड़ियां उस मंदिर के पास कुछ देर रुक के प्रणाम करके अगर किसी को कुछ देना है देख के धीरे धीरे उस टनल और ब्रिज को पार करता था। गुवाहाटी के तरफ से आने के वक्त भी ज्यादातर गाड़ियां उस मंदिर के पास कुछ देर रुक के आता था। तब उस टनल और ब्रिज को पार करना एक बड़ा काम था और उससे कुछ साल पहले जब ये टनल नहीं था तब तो और ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता था, क्योंकि तब एक तो रास्ते का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था और बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड बहुत होता था, जिससे अक्सर इस रूट पर तब एक्सीडेंट होने का खबर आता था। मेरे ख्याल से मेघालय की इन पहाड़ों की पानी इन नदी से होते हुए बांग्लादेश की ओर जाती है और सुनने को मिला फिलहाल हम जिस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं इस रास्ते से बांग्लादेश की कुछ क्षेत्र दिखाई देती है। अगर आगे हमें ऐसा कुछ दिखाई दिया तो मैं आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बरसात के मौसम में ऐसे पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए सफर करने का फायदा ये है, चारों तरफ हरियाली और छोटे बड़े नदी और झरना पानी से भरा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन बरसात के मौसम में सफर करने के वक्त कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि बारिश की वजह से रास्ता स्लिपरी हो सकता है और लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया में लैंडस्लाइड होने का चांस भी रहता है, जिससे रास्ता बंद भी हो सकता है। इस तरफ रास्ते का कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियों को बहुत धीरे से जाना पड़ रहा है। और अब हम फिर से यहाँ पर रुके हैं।
और मैं और बास की एक स्टाफ बास को पीछे छोड़कर रास्ते की हालत देखने के लिए आया हूँ। वैसे इस तरफ रास्ते का कंडीशन उतना बुरा तो नहीं है, हाँ बारिश की वजह से थोड़ा स्लीपर ही जरूर हुआ है। आगे रास्ते का काम चल रहा है, इसलिए गाड़ियों को धीरे धीरे जाने दिया जा रहा है। करीब 15 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हमें धीरे धीरे जाने दिया। इस तरफ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, काफी ऊंचा करके रास्ता बनाया जा रहा है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 9 और हम पहुंचे हैं उमकियांग में। वैसे तो गुवाहाटी से सिलचर आने जाने के लिए बाय रोड के अलावा रेल और हवाई जहाज की सुविधा भी है, लेकिन हर साल बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड की वजह से रेल और रोड कनेक्टिविटी दोनों में असर पड़ता है, जिससे सिर्फ सिलचर की ही नहीं पूरा बराक वैली, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर की कुछ क्षेत्र की लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्लाइट से तो हर कोई सफर नहीं कर सकते क्योंकि फ्लाइट की टिकट काफी महंगा होता है। हाँ, हाफलोंग होके काफी अच्छा और बड़ा रास्ता बन रहा है, जो पूरी तरह तैयार होने के बाद रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगा और ब्रॉडगेज लाइन चालू होने के बाद से रेल कनेक्टिविटी में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। रेल लाइन में अब लैंडस्लाइड होने से जल्द लाइन क्लियर करके ट्रेन चालू कर दिया जाता है। दूर दूर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश की क्षेत्र होगा। अब हम बहुत जल्द मेघालय से असम में प्रवेश करने वाले हैं। सुनने को मिला आगे की ये नदी असम और मेघालय की सीमा है। चारों तरफ हरियाली और बीच में ये नदी बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रैक की लाइन काफी लंबा है। अभी जो टूल गेट हमने क्रॉस किया वो चालू नहीं है, लेकिन उस टूल गेट के पास शायद कोई चेक पोस्ट है जहां हमारी यानी इस बस की यात्रियों की आईडी वगैरह चेक हुआ। तो अब तक कुल 2 जगह पे हमारी आईडी चेक हुआ। पहला असम से मेघालय में प्रवेश करने के बाद बर्निहाट में, और अब यहाँ मेघालय से असम में प्रवेश करने के बाद। तो अगर आप में से कोई इस रूट से होते हुए सफर करने वाले हैं तो अपने साथ वोटर आईडी या आधार कार्ड वगैरह लेकर आना बेहतर होगा। इस तरफ कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग साइकिल से इन ट्रक ड्राइवर के पास शायद सब्जी वगैरह लाकर बेच रहे हैं। इससे सामान बेचने वालों का भी कुछ इनकम हो जाएगा और यहाँ खड़ा रहकर ड्राइवरों को राशन मिल जा रहा है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 10:30 और कलाइंछरा की इस होटल अनुपम में हमारी बस रुका। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन वॉशरूम जरूर जाना पड़ेगा। तो करीब 30 मिनट उस होटल में रुकने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। और अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं बरभुइया दा। ये दादा पिछले करीब 5 साल से बस चला रहे हैं। इससे पहले दादा ने ट्रक चलाया था और इस बस के अलावा इस दादा ने सीमा और रायन बस भी चलाया है। दादा का गाड़ी चलाने का स्टाइल मुझे अच्छा लगा और हर लंबी दूरी की बस की तरह इस बस में भी 2 ड्राइवर है। अब हम गुमरा बाजार में पहुंचे हैं। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 11 और हम पहुंचे हैं कालाइन में। यहाँ से सिलचर करीब 30 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 1 घंटा लगेगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके, अगर आप लोगों ने इस प्रोश प्रेजेंट यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
इससे मुझे ऐसे और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगा। बराक नदी के ऊपर बना ये एक काफी लंबा ब्रिज है। अगर आप में से किसी को कालाइन और सिलचर के बीच बराक नदी के ऊपर बना इस ब्रिज का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुवाहाटी से करीब 300 किलोमीटर दूरी को करीब 16 घंटे में कवर करके दोपहर के करीब 12 बजे हम सिलचर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए सिलचर में प्रवेश करते करते सिलचर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये सिलचर शहर बराक नदी के तट पर स्थित असम राज्य की प्रमुख शहर में से एक है और ये सिलचर असम की कछार जिला की मुख्यालय भी है। यहाँ से लेफ्ट की ओर सिलचर रेलवे स्टेशन है। सिलचर रेलवे स्टेशन के पास इस तरफ काफी सारे अच्छे होटल है जहाँ बहुत आसानी से रिजनेबल प्राइस में अच्छा खाना मिलता है। अब बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की तो रास्ते की वजह से हम लेट जरूर हुए हैं, लेकिन एक बात तो जरूर कहना पड़ेगा, इस बस ने बिना कोई दिक्कत हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। तो ओवरऑल मेरा जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बारिश की वजह से हमें ये खिले खिले नज़ारा देखने को मिल रहा है और वैसे तो अब ज्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं, फिर भी अगर आप में से कोई इस रूट पर बस से सफर करने वाले हैं या अगर आप लोगों को कभी ट्रेन की कन्फर्म टिकट ना मिले और आप लोग जनरल कोच में यात्रा करना नहीं चाहते हैं तो ये बस आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ बैटरी से चलने वाले रिक्शा बहुत है। अब सिलचर की यहाँ तारापुर में हमारी बस रुका और मैं भी यहीं इस बस से उतर गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।